हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 17 की, जहां पर हम कवर कर रहे हैं ब्लैक बुक को। दोस्तों एज यू नो, यहाँ पर देख लीजिए आप आई बटन पे मैं प्लेलिस्ट के आइकन डाल देता हूँ, वहाँ पर जाकर के आप पहले से सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए। पूरी एक लिस्ट दी गई है, वहाँ पर आप पूरी वोकैबुलरी को कवर कर सकते हैं जो हमने अभी तक क्लास नंबर 16 तक जो कवर की है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस सेशंस को देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, जो रिपीट होते हैं, जो रिलीवेंट होते हैं, जो हमारे एग्जाम में आते हैं। हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, केवल रिलीवेंट वर्ड्स पे हम फोकस करते हैं। जो प्रीवियसली आस्क्ड वर्ड्स है या उनकी पॉसिबिलिटी है आने की, उनको हम कवर करते हैं, जहाँ पर हम निमोनिक्स और रूट वर्ड की हेल्प से वर्ड्स को सीखते हैं। चलिए पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, न्यूट्रल कौन होता है। दोस्तों न्यूट्रल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निष्पक्ष होता है, जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता। फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति को देखिए, ये न्यूट्रल है, ये किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, ये रीजन, लॉजिक और रैशनल फैसला लेगा, जिसमें कोई तर्क होगा उस आधार पे ये फैसला लेते हैं। जो इम्पार्शियल होते हैं, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, अनबायस्ड होते हैं, जो बायस्ड नहीं होते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, और नॉट टेकिंग साइड्स, जो किसी की साइड नहीं लेते, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसको अगर आप इसका सिनोनिम देखो तो इसको अनप्रेजुडिस्ड बोलते हैं, अनप्रेजुडिस्ड, ठीक है, और इवन हैंडेड भी इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए इसका, द मीडिएटर जो बिचौलिया है, रिमेन न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है, निष्पक्ष है, थ्रू आउट द नेगोशिएशन, जो दो पक्षों के बीच में जो फैसला हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है उसके, वो क्या है, वो बिचौलिया जो है वो न्यूट्रल है ना। इंश्योरिंग फेयरनेस एंड बैलेंस बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज, वो फेयरनेस को दिखाना चाहता है कि एक साफ सुथरा फैसला हो और बैलेंस हो किसके बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज है, जो जिनका विरोधाभास चल रहा है उनके बीच में। तो न्यूट्रल का मतलब कौन होता है, निष्पक्ष। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है नोविस। ठीक है, नोविस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नौसिखिया होता है, जो किसी फील्ड में बिल्कुल अभी अभी आया होता है, जो उसका एक्सपर्ट नहीं होता है, उसको हम नौसिखिया बोलते हैं। अनुभवीहीन व्यक्ति जो होता है, जिसको अनुभव नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, नोविस बोलते हैं। जैसे कि ये बच्चा देखिए अभी गिटार बजाना सीख रहा है, तो इसको हम नोविस चिल्ड्रन बोलेंगे कि ही इज ए नोविस गिटार प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेयर। तो ये गिटार प्लेयर कौन सा है, नोविस है। यहाँ पर देखिए हु इज बिगनर, जो बिगनर हो, जिसने अभी स्टार्ट किया है, और हैज लिटिल एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत छोटा एक्सपीरियंस होता है, और नॉलेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड, स्किल और एक्टिविटी, किसी स्किल में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, उसी को हम नोविस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल सेंटेंस, एज ए नोविस गिटार प्लेयर, वो एक नोविस गिटार प्लेयर है। ही स्ट्रगल टू स्ट्रम द कोर्ड्स, कोर्ड्स क्या होते हैं, जो उसके गिटार को बजाते हैं ना, गिटार के अंदर कोर्ड्स होते हैं, जो तार वगैरह होते हैं, वो उनके स्ट्रम को बजाना के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो जूझ रहा है करेक्टली, बट वो ईगर टू इम्प्रूव, ईगर का मतलब होता है चाहना, वो उसको चाह रहा है, इम्प्रूव करना चाह रहा है उसको, है ना, ठीक है। तो नोविस का मतलब समझ गए, नौसिखिया। अगला वर्ड देखिए, ऑब्सिक्योर। ऑब्सिक्योर क्या होता है दोस्तों, ऑब्सिक्योर के दो मतलब होते हैं। देखो ऑब्सिक्योर का मतलब होता है किसी चीज के धुंधलेपन से, जो दिखाई ना दे। इसी तरह अगर कोई लेखक है, कोई राइटर है जो बहुत ज़्यादा कम प्रसिद्ध है, उसको भी हम ऑब्सिक्योर बोलते हैं, क्योंकि वो धुंधला है, मतलब वो दिखाई नहीं दिया लोगों को, उसका काम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो ऑब्सिक्योर है। तो ऑब्सिक्योर के दो मीनिंग होते हैं, या तो कोई चीज़ धुंधली दिखाई दे उसको भी ऑब्सिक्योर बोलते हैं, या कोई बहुत बड़ा राइटर जो प्रसिद्ध नहीं हुआ उसको भी हम ऑब्सिक्योर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए नॉट वेल नोन, जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ उसको भी ऑब्सिक्योर बोलेंगे। और दूसरा मीनिंग नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, जो आसानी से दिखाई ना दे और समझ में ना आए, उसको भी ऑब्सिक्योर बोलते हैं। जैसे ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऑब्सिक्योर पिक्चर है। और आपको पता है मंटो एक बहुत प्रसिद्ध राइटर है, उनको भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, हालांकि बॉलीवुड में मूवी आने के बाद उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, थोड़े से भी कम, जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, है ना। तो ऑब्सिक्योर, लेकिन फिल्म से पहले वो ऑब्सिक्योर थे, कम प्रसिद्ध थे। यहाँ पर देखिए द ऑथर्स वर्क, जो कवि का जो वर्क है, जो उसका देखिए राइटिंग का जो कविताएं होती है उसको वर्क्स बोलते हैं ना। द ऑथर्स वर्क्स रिमेन्ड ऑब्सिक्योर, उनका जो काम था वो बचा हुआ था, कैसा, प्रसिद्ध नहीं था, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, ओनली गेनिंग रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन लॉन्ग आफ्टर देयर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद ही उनको रिकॉग्निशन मिला और उनको अप्रिसिएशन यानी तारीफ मिली, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, द डेंस फॉग ऑब्सक्यूर द व्यू ऑफ द रोड। जो रोड डेंस फॉग है, जो बहुत डेंस मतलब बहुत ही थिक जो धुआं है या फॉग है, वो सड़क को क्या कर रहा है, धुंधला कर रहा है, ऑब्सक्यूर कर रहा है ना, समझिए। चलिए अगला वर्ड देखिए, ओमनीसाइंट कौन होता है दोस्तों? ओमनीसाइंट होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जाने, सब कुछ नॉलेज हो जिसके पास, उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं। ओमनी का मतलब ऑल से होता है और साइंट का मतलब जानने से, जो सब कुछ जाने उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं। जैसे कि गॉड इज ओमनीसाइंट, जो भगवान होता है, अल्लाह, गॉड जो होते हैं वो ओमनीसाइंट होते हैं, उनको सब कुछ नॉलेज होती है, सब कुछ पता होता है, तो ओमनीसाइंट उनको बोल सकते हैं। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर किसी सब्जेक्ट में ओमनीसाइंट हो तो उसको हम कहेंगे कि वो व्यक्ति उस सब्जेक्ट का सर्वज्ञ है, उस सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छे से जानता है, तो उसको भी ओमनीसाइंट बोल सकते हैं। नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में या सब कुछ के बारे में, उसको ओमनीसाइंट बोलेंगे। ओमनी का मतलब ऑल, साइंट का मतलब जानना, जो सब कुछ जाने उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं। द टीचर्स एक्सटेंसिव नॉलेज, जो टीचर की जो बहुत ज्यादा, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेड देम अपीयर ऑलमोस्ट ओमनीसाइंट, ये उसको दिखाता है, उनकी नॉलेज दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा ओमनीसाइंट है, सर्वज्ञ है। द आइज ऑफ देयर स्टूडेंट, इन द आइज ऑफ देयर स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट्स की आंखों में उनके टीचर कौन है? ओमनीसाइंट है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। अगला वर्ड देखिए, पैल्पेबल। दोस्तों पैल्पेबल का मतलब होता है अगर हम किसी वस्तु को या किसी चीज को सेंस करके उसको जान ले कि वो कैसी है, तो उसको पैल्पेबल बोलते हैं। जैसे कि देखिए, जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। जैसे इंद्रिय कौन कौन सी होती है? देखो, देखना हमारी इंद्रिय है, स्मेल करना इंद्रिय है, टच किसी को करना इंद्रिय है, हियरिंग सुनना इंद्रिय है, और टेस्ट करना इंद्रिय। देखो, इंद्रियां वे होती है जिनसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन केवल 5 तरीके से मिल सकती है। या तो उसको टच करके इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो कैसी है, या देख करके मिलेगी कि वो कैसी है, या उसके बारे में सुन करके पता लग सकता है कैसी है, या उसको टेस्ट करके पता लग सकता है कैसी है। तो ये हमारे 5 सेंसेस होती है जिनसे नॉलेज मिलती है। तो पैल्पेबल का मतलब होता है किसी चीज को छू कर, टच करके, स्मेल करके कुछ उसके बारे में पता चलना, इसी को ही पैल्पेबल बोलते हैं। तो क्या करें? दैट कैन बी इजिली सेंस्ड, जिसको सेंस कर लिया जाए, और परसीव्ड, समझ लिया जाए, ईदर थ्रू टच के थ्रू, और थ्रू साइट, देखने के थ्रू, और अदर सेंसेस, जिसको अदर सेंसेस के थ्रू समझा जा सके, इसको पैल्पेबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो पैल्पेबल का सिंपल सा मतलब हुआ कि अपने सेंसेस के थ्रू किसी को समझना, बस। यहाँ पर देखिए, द स्मेल ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, जो बहुत ही फ्रेश ब्रेड थे उनको स्मेल करके, वॉज पैल्पेबल, उनको स्मेल करके ही पता चल गया था, ये आभास हो गया था। एज सुन एज यू एंटर द बेकरी, बेकरी के अंदर जैसे ही आप घुसे, बेकरी क्या होती है? जहाँ पे ब्रेड बनते हैं उसको बेकरी बोलते हैं। तो बेकरी के अंदर जैसे ही घुसे तो उनको फ्रेश ब्रेड की पैल्पेबल सेंस हो गया था, यानी कि उनको पता लग गया था कि ये फ्रेश है ना। द टेक्सचर ऑफ द सिल्क, सिल्क का जो टेक्सचर है वह सो स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एंड सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इट वॉज पैल्पेबल टू फिंगर टिप्स, जो फिंगर टिप्स पे पैल्पेबल हो गया हमको, यानी कि आभास हो गया कि वो कैसा है। तो पैल्पेबल का मतलब होता है आभास होना, पता चलना, कुछ इंफॉर्मेशन मिलना अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, पेरिसाइड। दोस्तों पेरिसाइड, देखो, पेरी का मतलब पेरेंट से होता है ना, और साइड का मतलब किससे होता है? मारने से होता है। अच्छा, पेरी का मतलब पिता से भी होता है। तो अगर कोई अपने पिता की या पेरेंट्स की हत्या कर दे तो उसको पेरिसाइड बोलते हैं, पितृ हत्या इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और क्लोज रिलेटिव, अपने माता पिता को मार देना या किसी क्लोज रिलेटिव को मार देने को भी हम पेरिसाइड बोलते हैं। पेरी का मतलब पेरेंट्स से होता है, अपने पेरेंट्स को मार देने वाली क्रिया को हम पेरिसाइड बोलते हैं। साइड का मतलब किल करना होता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए कि ये व्यक्ति अपने फादर को मार रहे हैं ना, तो इसको पेरिसाइड बोलते हैं। द शॉकिंग न्यूज स्प्रेड क्विकली थ्रू द कम्युनिटी, जो न्यूज थी शॉकिंग वो पूरे समाज में फैल चुकी है। व्हेन इट वाज रिवील्ड दैट द यंग मैन हैड कमिटेड पेरिसाइड, जो यंग मैन है वो उसने क्या कमिट किया है? पेरिसाइड, अपने पिता को ही मार दिया है। टेकिंग द लाइफ ऑफ हर ओन फादर, उन्होंने अपने पिता की ही मृत्यु कर दी है, ठीक है। तो पितृ हत्या को क्या बोलते हैं? पेरिसाइड बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए आपकी स्क्रीन पे, पैट्रीमनी। दोस्तों पैट्रीमनी, पैट्रीमनी का मतलब क्या होता है? विरासत से होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कभी कभी आपको लगता होगा कि सर बीच में बात नहीं करते, केवल पढ़ाते हैं। तो कचरा फैलाने के लिए YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते कम है और इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब हम
टारगेटेड चीज़ों पर बात करेंगे और बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो काम करना चाहिए। टीचर का काम होता है पढ़ाने का, तो वही मैं फोकस करता हूँ और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरे अटेंशन के साथ देखिएगा, है ना। तो आपको आपकी अटेंशन पावर बहुत कम है। मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियोस पे एवरेज वॉच टाइम आता है 2 मिनट का, यानी कि अगर 15 मिनट की वीडियो है तो उसमें ज़्यादातर एवरेज बच्चे 2 ही मिनट देखते हैं। तो ये आपका अटेंशन स्पैम है ना, आपकी अटेंशन पावर बहुत कम होती जा रही है क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना चल गया। तो आपको ना क्या करना है, आपको थोड़ा मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन से क्या होगा, आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका फोकस बढ़ेगा, तो आपका जो अटेंशन वाला स्पैम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना हेल्थ पे फोकस करिए और उसके बाद हम अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर मोस्टली बच्चों को मैं नहीं कह रहा, कुछ लोगों का अटेंशन अच्छा है तो उसको दिल पे मत लीजिएगा। चलिए वर्ड पे आ जाएगा। तो पैट्रिमनी कौन होता है? पैट्रिमनी एक ऐसा विरासत होती है जो पिता अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाता है अपनी मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा धन जो उसका पिता अपनी औलाद को देके जाए, उसको पैट्रिमनी बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि पिता की मृत्यु पहले हो जाती है तो माता उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम करते हैं, तो उसको भी पैट्रिमनी बोलते हैं ना, क्योंकि मनी जो होती है ज़्यादातर पिता के नाम होती है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है ना, पिता सत्तात्मक अभी हमारी सोसाइटी है। तो पैट्रिमनी कौन होगी? विरासत होती है जो अपने बच्चों को दी जाती है उनकी मृत्यु के बाद। यहाँ पर देखिए, आफ्टर हिज ग्रैंडफादर डेथ मार्क इनहेरिटेड ए वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ एंटीक फर्नीचर। जो एंटीक मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही महंगा फर्नीचर था, वो उनको मिला है एज अ पार्ट ऑफ हिज पैट्रिमनी। वो पैट्रिमनी यानी विरासत में उनको वो मिला है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है अगला। वेट ए मिनट, जस्ट लेट मी, ओके, हाँ, अगला वर्ड है परसिवरेंस। दोस्तों परसिवरेंस जो वर्ड है ना, ये आपकी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, जुड़े रहना, अपने काम से प्रति जुड़े रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आपके रास्ते में आए लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ना, उसको बोलते हैं परसिवरेंस, है ना। लगातार चलते जाना, लगातार चलते जाना, सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर आप चलते रहते हो तो उसको परसिवरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परसिवरेंस। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देखिए कि आपने एक एरो फेंक के मारा, नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, ये सारे आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन एक आपका बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लग गया, तो इसको बोलते हैं परसिवरेंस। कि जब आप इतना दृढ़ संकल्प अपना काम करते हो कि आप बहुत सारी फेलियर्स के बाद भी चलते रहते हो, तो उसको परसिवरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसिवरेंस। द क्वालिटी ऑफ परसिस्टिंग, लगातार की क्वालिटी जो होती है, कंटिन्यूअस, लगातार रहना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, डिस्पाइट चैलेंजेस के बाद भी, डिफिकल्टीज के बाद भी और ऑब्स्टिकल, रुकावटों के बाद भी, इट इज द एक्ट ऑफ स्टेइंग कमिटेड। ये एक काम होता है जिसमें आप स्टे मतलब रुके रहते हैं, कमिटेड उससे जुड़े हुए, एंड डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय बनाया हुआ इन अचीविंग अ गोल और ओवरवेलकम एडवर्सिटीज। अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी भी एडवर्सिटीज आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी आपके साथ एडवर्सिटीज आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो आप उसको काम को नहीं छोड़ोगे, आप चलते जाओगे। इसी को ही परसिवरेंस बोलते हैं। और दोस्तों आप याद रखिएगा, जिन बच्चों के अंदर परसिवरेंस होता है ना, वही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन आके कुछ बच्चे हार मान जाते हैं कि यार मेरा स्कोर अप नहीं हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस बच्चे के अंदर परसिवरेंस है ना, वो लगा रहेगा और वो सिलेक्शन लेके रहेगा। तो बी इन परसिवरेंस के अंदर रहिए और देखिएगा आप एक दिन जरूर सफल होंगे। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस रिजेक्शन, बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद भी, साराज परसिवरेंस इन परस्यूइंग हर ड्रीम, सारा का जो परसिवरेंस है, जो दृढ़ता है, परस्यूइंग हर ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने का, बिकमिंग एन एक्टर, उसको एक्ट्रेस बनना है, इवेंचुअली पेड ऑफ व्हेन शी लैंडेड ए रीडिंग रोल इन ए मेजर फिल्म, उसको पेड ऑफ हुआ, उसको वो मिला बाद में, इवेंचुअली मतलब अंततः उसको वो मिला, व्हेन शी लैंडेड ए रीडिंग रोल, जो उनको मिला, एक लीडिंग रोल उनको मिला, उसके बाद उनको फिल्म में काम मिलने लगा, ठीक है। चलिए, दृढ़ता से सब कुछ हो सकता है। देखिए, पैसिमिस्ट कौन होता है? पैसिमिस्ट होता है निराशावादी। देखिए, पैसिमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि मेरे साथ गलत जरूर होगा। वो इतना निराश होता है, इतना नेगेटिव होता है कि वो पैसिमिस्ट होता है ना। ये जैसे ये लड़की को देखिए, मौसम विभाग ने ये बोल दिया कि बारिश नहीं होगी, लेकिन ये फिर भी छाता लेके जाएगी कि बारिश जरूर होगी, और होगी, मेरे ऊपर ही होगी और किसी के ऊपर नहीं होगी। तो इतना नेगेटिव सोचना कि
बिल्कुल निराश हो जाना, उसको ही पेसिमिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल। एक ऐसा व्यक्ति वो जो सोचे कि बैड थिंग मुझे जरूर होगी, गलत चीजें मेरे साथ जरूर होगी और मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ऐसी सोच रखने वाले को हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, है ना। तो आपको पेसिमिस्ट नहीं बनना, आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? आशावादी होता है, जो आशा करता है, जो एडवर्स से एडवर्स काम सिचुएशन में भी परसिवरेंस रखता है, लगातार चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। लेकिन पेसिमिस्ट कौन होते हैं? जो नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, वेट अ मिनट, हाँ पिक्चर देखिए, इस गिलास को देखिए, कुछ लोग बताएंगे कि आधा भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे कि आधा खाली है। पॉजिटिव लोग बोलेंगे कि आधा भरा हुआ है और नेगेटिव लोग बोलेंगे कि आधा खाली है। और जो रियलिस्ट लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार इतने ml भरा हुआ है, इतने ml खाली है, वो दोनों बातें बता देगा, ठीक है। तो आपको क्या बनना है? पेसिमिस्ट बनना है, कि जो आपको गिलास आधा भरा हुआ दिखाई दे, ना कि खाली दिखाई दे, है ना। तो वो होते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। लेकिन जो आधा बताएंगे ना आधा खाली है, वो निराशावादी होते हैं, ठीक है। डिस्पाइट द ब्यूटीफुल वेदर, बहुत सुंदर वेदर होने के बावजूद भी, फोरकास्ट मतलब मौसम के बारे में पहले ही बता देना, उसकी वो कर देना कि ये ऐसा ऐसा होगा, है ना। जेन कुडंट हेल्प बट ए पेसिमिस्ट, जेन को क्या लग रहा है? वो पेसिमिस्ट है, निराशावादी है। एंड ब्रिंग एन अम्ब्रेला, वो छाता लेके जाएगी। मौसम विभाग ने बोल दिया कि बारिश नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी छाता लेके जाएगी, एक्सपेक्टिंग इट टू रेन, कि वो सोच रही है कि बारिश होगी। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम पेसिमिस्ट। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, फिलेंडर। दोस्तों फिल शब्द का मतलब होता है लव करना। फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है लव से, ठीक है। तो लव और एंडर का मतलब होता है किसी व्यक्ति से। तो ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल वुमेन्स के साथ में रिलेशन रखे, उसको फिलेंडर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेनी डिफरेंट वुमेन, जो बहुत अलग अलग औरतों के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखे, उसको फिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेंडर। जैसे इस व्यक्ति को देखिए, है ना, ये फिलेंडर को शो कर रहा है कि ये मल्टीपल वुमेन्स के साथ में रिलेशन रखता है ना। भावनात्मक, यहाँ पर हिंदी में देखिए, भावनात्मकता के बिना, यानी कि कोई फीलिंग्स नहीं है, कई लोगों से यौन संबंध रखने वाला, जो कई लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, उसको हम हिंदी में इश्कबाज भी बोल सकते हैं, ना। तो फिल का मतलब लव होता है और एंडर का मतलब व्यक्ति से होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कई औरतों से लव करे, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलेंडर बोलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, अच्छा ये एग्जाम्पल यहाँ पे गलत टाइप हो गया, चलिए अगला देख लेते हैं। फिलोगाइनिस्ट, देखो फिलो का मतलब लव से होता है और गाइनिस्ट का मतलब और लेडीज से होता है। तो जो व्यक्ति औरतों की रिस्पेक्ट करे, औरतों से लव करे, उसको हम फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये वर्ड जो है ना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। किसमें? पॉजिटिव सेंस में। जो यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्ट, जो औरतों का सम्मान करे, एडमायर करे, उनकी तारीफ करे, एंड सपोर्ट वुमेन, और वो औरतों को सपोर्ट करे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, उनको इमोशनल सपोर्ट दे, उनकी केयर करे, ऐसे व्यक्ति को हम फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोगाइनिस्ट। अच्छा, इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करना है, इसको नेगेटिव में। जैसे कि ये व्यक्ति देखिए, ये अपनी बूढ़ी दादी माँ की क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिलोगाइनिस्ट बोलेंगे, फिलोगाइनिस्ट। देखिए, जेम्स वाज नोन एज ए ट्रू फिलोगाइनिस्ट, जेम्स को जाना जाता है ट्रू फिलोगाइनिस्ट की तरह। ऑलवेज एडवोकेटिंग द वुमेन्स राइट एंड वर्किंग टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, वो हमेशा औरतों के राइट्स के बारे में लड़ेगा कि औरतों के जो हक है उनको मिलने चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी के बारे में वो हमेशा फाइट करेगा। यानी कि जो औरत और मर्द के बीच में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, कि असमानता है, उनके बारे में वो फाइट करेगा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेडीज को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि जेंट्स को किया जाता है। लेडीज को भी उतनी फ्रीडम होनी चाहिए एजुकेशन की या दूसरे फील्ड्स में जितनी एक पुरुष को होती है। तो इसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। यहां पर देखिए अगला वर्ड, फिलोसफी। दोस्तों, फिलोसफी एक दर्शन शास्त्र होता है जिसमें हम किसके बारे में जानते हैं? देखिए, फिलोसफी इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की एक ब्रांच होती है, दैट डील्स विद फंडामेंटल क्वेश्चन, जो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आधारभूत क्वेश्चंस होते हैं अबाउट एग्जिस्टेंस, कि हमारा इस धरती पे एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, हम कैसे उत्पन्न हुए, है ना। नॉलेज, वैल्यू, रीजन एंड द नेचर ऑफ रियलिटी, कि हमारी रियलिटी क्या है, इसको हम फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं। फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम अपने जीवन के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये जानते हैं कि हम किस तरह से इवॉल्व हुए और हमारी फिलोसफी क्या है, हमारा दर्शन शास्त्र क्या है। हम जानते हैं इसमें कि हमारी जो थिंकिंग है वो
कैसी है और कैसे इंसान इवॉल्व हुआ, इस सब चीज को फिलोसफी के अंदर पढ़े जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हर लव फॉर फिलोसफी लेड हर ऑन ए लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट। उसका जो प्यार है फिलोसफी के, दर्शन शास्त्र के प्रति जो उसका प्यार है वो उसको लेड करता है। लेड का देखो, लेड फर्स्ट फॉर्म होती है, लेड सेकंड होती है। लेड मतलब ले जाना, उसको ले जाती है लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट फॉर विजडम, ज्ञान की तरफ ले जाती है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसको समझ में आता है कि जीवन क्या है। इसको हम फिलोसफी कहते हैं। ठीक है, आगे, अच्छा आगे देखिए, फिजियोलॉजी। दोस्तों अगला वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? शरीर क्रिया विज्ञान होता है, यानी कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है, ये फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। देखो फिजिक्स का मतलब, फिजियो का मतलब क्या होता है? शरीर से होता है, और लॉजी का मतलब स्टडी से होता है। तो फिजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बॉडी होती है, यानी कि हमें शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लिविंग थिंग्स फंक्शन, यानी कि लिविंग थिंग्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, इंसान का जो शरीर है वो किस तरह से फंक्शन करता है, या किसी सजीव जानवर का या इंसान का शरीर किस तरह से काम करता है, उसको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो शरीर क्रिया विज्ञान इसको हम बोलते हैं। यहां पर देखिए, द कोर्स इन फिजियोलॉजी प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जो फिजियोलॉजी का कोर्स होता है वो आपको प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि डिटेल में क्या अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बिल्ड करना है ऑफ द इंट्रिकेट वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन का शरीर होता है उसके अंदर इंट्रिकेट फंक्शन होता है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट फंक्शन होता है, उसको समझने को ही हम क्या किस में ले जाते हैं, उसको फिजियोलॉजी के अंदर डील करते हैं, है ना। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, पॉलीएंड्री। देखो पॉलीएंड्री जो होता है वो किसी वुमेन के लिए यूज होता है, किसी लेडीज के लिए यूज होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी से, है ना, और एंड्री का मतलब होता है मैन से या हस्बैंड से। कोई ऐसी एक औरत या वुमेन जो जिसके कई सारे हस्बैंड हो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं, या कई सारे उसके रिलेशन हो मर्दों के साथ में, तो उसको हम पॉलीएंड्री के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली किसके लिए यूज होता है? ये वुमेन के लिए यूज होता है ना। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ कस्टम ऑफ ए वुमेन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन, एक व्यक्ति से ज्यादा शादी कर लेना, मतलब कई व्यक्तियों से शादी करने को ही हम क्या बोलते हैं? एट द सेम टाइम, एक ही समय पर शादी करने वाली औरत को हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री बोलते हैं। अच्छा समझ गए ना। यहाँ पर देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग मल्टीपल हस्बैंड, एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड हो, कई सारे हस्बैंड हो, इज ए कल्चरल ट्रेडिशन दैट कैन बी फाउंड इन सर्टेन सोसाइटी सच एज तिब्बत एंड नेपाल। ये जो कई सोसाइटी में पाई जाती है, जैसे तिब्बत और नेपाल में ऐसी औरतें पाई जाती है जो कई मर्दों से शादी कर लेती है, इसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग एक ऐसा एक छोटा सा ऐसे होता है जो किसी नाटक के स्टार्टिंग में या कविता को प्रस्तुत करने के लिए उसको शुरुआत में बता दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, अ स्पीच, एक स्पीच हो सकती है एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म, किसी प्ले या बुक या किसी फिल्म के स्टार्टिंग में जो स्पीच होती है, दैट इंट्रोड्यूस इट, जो इसको इंट्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोलॉग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द प्रोलॉग ऑफ द नॉवल इंट्रोड्यूस द मिस्टीरियस पास्ट फॉर द प्रोटोगनिस्ट। देखो प्रोटोगनिस्ट कौन होता है? ये मेन कैरेक्टर होता है किसी फिल्म का या किसी किताब का, जिसको नायक बोलते हैं। तो प्रोटोगनिस्ट के बारे में क्या बताता है? इंट्रोड्यूस करता है ये प्रोलोग। प्रोलोग बताता है कि कैसे प्रोटोगनिस्ट का कैसे उस बुक के अंदर में उसका इंट्रोड्यूस किया गया, उसको प्रोलोग के अंदर बताया जाता है ना। लिविंग रीडर्स इंट्रीग्यूड उनको छोड़ देता है, यानी कि उनको एक तरह से इस सस्पेंस में छोड़ देता है कि क्या कैसा उसका कैरेक्टर होगा, एंड ईगर टू डेल्व इनटू स्टोरी, और जो रीडर्स है उनको स्टोरी के अंदर में वो आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है सिफोलॉजी। देखो यहाँ पर पी साइलेंट होगा, सिफोलॉजी हम इसको बोलते हैं। तो सिफोलॉजी क्या होता है? इलेक्शन के बारे में स्टडी करना कि लोग किस पैटर्न में वोट करते हैं, उसको सिफोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन के बारे में जो डेटा उसका पढ़ा जाता है उसको सिफोलॉजी में पढ़ा जाता है। एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग, कि वोटिंग में किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, इसी को ही हम सिफोलॉजी में पढ़ते हैं ना। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, सिफो का मतलब वोटिंग से होगा। ठीक है, तो सिफोलॉजी यानी कि वोटिंग की स्टडी करना, चुनाव विश्लेषण करने को सिफोलॉजी बोलते हैं ना। यहाँ इस पिक्चर में देखिए कि वोटिंग के बारे में स्टडी करना, उसके डेटा को पढ़ना, उसके डेटा को समझना ही सिफोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, द सिफोलॉजी रिसर्च टीम एनालाइज द डेटा फ्रॉम द रिसेंट इलेक्शन। जो सिफोलॉजी की टीम है, जो इलेक्शन की जो चुनाव विश्लेषण की टीम है, उसने अभी रिसर्च की है, किसको? एनालाइज किया है डेटा को, कि जो रिसेंट इलेक्शन जो हुआ है उसको उन्होंने एनालाइज किया है, टू
आइडेंटिफाई वोटिंग पैटर्न, उन्होंने ये जानने की कोशिश किया कि वोटिंग पैटर्न किस तरह का, किस तरह से लोग वोटिंग कर रहे हैं। एंड ट्रेंड अमंग डिफरेंट डेमोग्राफीज, जो अलग अलग डेमोग्राफीज है उनके अंदर वोटिंग किस तरह से हो रही है, इसी को हम सिफोलॉजी बोलते हैं, इसी को ही हम चुनाव विश्लेषण बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है सिडोनियम। दोस्तों सिडोनियम क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाए, उसको एक निक नेम दी जाए, उसको सिडोनियम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे विलियम को विल बोल दिया, एस्ले को एस बोल दिया, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म नेम होता है, उसी को हम सिडोनियम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ सिडोनियम इज ए फिक्शनल नेम, ये एक झूठा नेम होता है। फिक्शनल मतलब झूठा, जो रियल नहीं है, ये फिक्शनल नेम होता है। यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल इंस्टीड ऑफ देयर रियल नेम, ये किसी इंडिविजुअल के नाम को यूज किया जाता है, उसका असली नाम यूज ना करके उसका दूसरा नाम यूज कर लिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिडोनियम बोलते हैं। द फेमस सिंगर परफॉर्म अंडर ए सिडोनियम टू मेंटेन हर प्राइवेसी, एक बहुत ही फेमस सिंगर है, वो अपना नाम बदलकर कहीं पे परफॉर्म कर रहा है ताकि लोग उनकी प्राइवेसी को भंग ना कर दें, ठीक है, उनको जान ना ले, ताकि लोग शांति में रहे, है ना। उपनाम इसको हिंदी में हम कह सकते हैं। तो सिडोनियम का मतलब क्या होता है, उपनाम, कोई छोटा नाम किसी व्यक्ति का, सिडोनियम, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए दोस्तों, स्कलरी। अगला वर्ड है दोस्तों स्कलरी। स्कलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्कलरी का मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह होती है। ये किचन के साइड में एक जगह होती है जहाँ पर बर्तन मांजे जाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्कलरी बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जगह जो है ये स्कलरी कही जाएगी, कि इसको हम स्कलरी बोलेंगे। जहाँ पर बर्तन मांजे जाते हैं उस जगह को क्या बोलेंगे, स्कलरी। देखिए, अ स्कलरी इज स्मॉल यूटिलिटी रूम, एक छोटा रूम होता है एडजेसेंट टू ए किचन, किचन के बराबर में ही होता है। यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज एंड किचन वेयर, ये डिश को धोने में, जो डिश होती है, बर्तन होते हैं, उनको धोने में, और किचन वेयर्स यानी कि किचन के जो बर्तन होते हैं उनको धोने की ये जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कलरी बोलते हैं। देखिए, द स्कलरी लोकेटेड जस्ट ऑफ द मेन किचन, जो स्कलरी लोकेटेड है कहाँ पर, किचन के जस्ट बराबर में, वॉज फिल्ड विद द क्लैटर ऑफ द डिशेज। क्लैटर का मतलब क्या है, जो बर्तनों की आवाज होती है उसको क्लैटर बोलते हैं। क्लैटर ऑफ द डिशेज बीइंग वॉश्ड एंड ड्राइड, लोग वहां पर बर्तन धो रहे थे, उनको सुखा रहे थे, उसकी आवाज वहां आ रही थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को स्कलरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, सोशियोलॉजी। देखो, सोशियो का मतलब समाज से होता है, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि समाज के बारे में स्टडी करने को ही सोशियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि इंसान की सोसाइटी के बारे में पढ़ने को ही हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। और सोशल बिहेवियर के बारे में हमें पढ़ते हैं कि समाज में जो लोग रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से एक्ट रिएक्ट करते हैं, उसी को हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। मानव शास्त्र हिंदी में, समाज शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, द सोशियोलॉजी प्रोफेसर कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च, जो सोशियोलॉजी का, जो समाज शास्त्र का जो प्रोफेसर है उसने कंडक्ट की है, उसने क्या की है, रिसर्च की है ऑन द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर और एजुकेशन प्राप्त करने के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की है समाज के बारे में, कि किस तरह से लोग पढ़ते हैं, किस तरह से उनको एजुकेशन होती है, कैसे वो गरीबी से जूझते हैं, उन सब के बारे में स्टडी की है। किसने, एक सोशियोलॉजी प्रोफेसर ने। तो सोशियोलॉजी प्रोफेसर कौन होता है, जो समाज के बारे में पढ़ता है। तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, समाज शास्त्र, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, देखो स्पिंस्टर का मतलब होता है कोई ऐसी महिला जो काफ़ी एज हो चुकी है लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, तो उसको हम स्पिंस्टर बोलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये कंगना रनावत ने अभी तक शादी नहीं किया और इनकी एज काफ़ी हो चुकी है ना, हालांकि ये मेंटेन रखती है अपने आप को लेकिन एज काफ़ी है। तो स्पिंस्टर जो होती है एक वुमेन होती है, स्पेशली ऑन ओल्डर वुमेन, एक ज़्यादा उम्र की औरत होती है, हु हैज़ नेवर बीन मैरिड, ठीक है, जो जिसने शादी नहीं की। अच्छा, ये और भी ज़्यादा बूढ़ी हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन ये ज़्यादातर मोस्टली बूढ़ी औरतों के लिए यूज होता है कि स्पिंस्टर उन औरतों को कहा जाता है जो अविवाहित होती है, ठीक है, जो चीर कुमारी होती है, ठीक है, समझ गए ना। स्पिंस्टर कौन होता है, जो अविवाहित महिला होती है और एज जिनकी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखिए, कंगना रनावत बीइंग अनमैरिड इज ऑफन लेबल्ड एज स्पिंस्टर, जो कंगना रनावत है वो काफ़ी स्पिंस्टर के नाम से जानी जाती है, लेबल की जाती है, और वो अनमैरिड है। बाय द मीडिया, मीडिया के थ्रू ये बताया जाता है। बट द डिफीज सोसाइटी नॉर्म्स बाय एम्ब्रेसिंग हर इंडिपेंडेंस, लेकिन वो सोसाइटी के सारे जो नॉर्म्स हैं उनको डिफीज करती है, उनको नीचा दिखाती है और बोलती है कि ये मेरी आज़ादी है। एंड फोकसिंग ऑन हर करियर, और वो अपने करियर पर फोकस करती है। तो इसलिए स्पिंस्टर कौन होगी,
एक ज़्यादा एज की महिला जिसने शादी नहीं की। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है और हम जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर को रीच करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने सजेशन जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। और अब हम रूट वर्ड्स की सीरीज को शुरू करेंगे, इसको भी शुरू करेंगे, है ना। तो देख लेंगे कैसे हमें करना है, प्लान कर लेंगे। और बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, जरूर बताइएगा दोस्तों। लाइक करो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए, क्योंकि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको इतने अच्छे तरीके से वोकैब को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए।